नमस्कार, मेरा नाम है नील। आज का संपादकीय द हिंदू अखबार से मनमोहन बहादुर साहब ने लिखा है, जो कि भारतीय एयरफोर्स से जुड़े रहे हैं। संपादकीय फिर से अगर जहां तक हम बात करें कि हाल के समय में बहुत सारे संपादकीय रूस यूक्रेन युद्ध पर ही आ रहे हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण संपादकीय उस लिहाज से नहीं है क्योंकि अधिकतर बातें हम कर चुके हैं, लेकिन डिटेल में भारत की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं, भारत के जो हथियार हैं, सामरिक सामग्री है, वो किन किन देशों पर आश्रित है और ये आश्रय क्या क्या समस्याएं पैदा करता है, ब्रीफ में इनकी चर्चा हुई है। इसलिए ब्रॉड आउटलुक में ही हम इस एडिटोरियल को डिस्कस कर लेंगे ताकि कम से कम समय में हम काम की बात को जान सके। तो क्या कह रहे हैं मनमोहन बहादुर साहब? वो कह रहे हैं कि देखिए, माओ कहा करता था, माओ जिसको हम जानते हैं कि एक प्रमुख राजनीतिक चिंतक के तौर पर भी माने जाते हैं, कुछ लोग तानाशाह के तौर पर भी याद करते हैं, लेकिन युद्ध के बारे में जो उनकी कहावतें हैं वो बहुत फेमस हैं क्योंकि गुरिल्ला युद्ध के लिए वो जाने जाते थे। वो कहते थे, माओ कहते थे कि युद्ध से बेहतर कोई शिक्षक नहीं होता, युद्ध बहुत कुछ सिखाता है। संपादकीय कहता है कि रूस यूक्रेन विवाद जब अपने तीसरे हफ्ते में बढ़ रहा है, तब हमें लगता है कि हमें भी इस युद्ध से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इससे पहले कि हम सीखों पर आगे बढ़ें, सबसे पहली बात तो यही है कि ग्रीक हिस्टोरियन हुआ करते थे एक, थुसिडिडीज साहब। थुसिडिडीज साहब क्या कहते थे कि दुनिया में पावर जो है, ताकत जो है, वो इकलौती महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जिसके पास शक्ति है वो सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है, और जिसके पास शक्ति नहीं है वह सब कुछ झेलने के लिए विवश होगा। तो देशों के संदर्भ में ये बात कही जाती है। संपादकीय कहता है कि ये बात हमें रूस यूक्रेन युद्ध में भी साफ तौर पर देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है कि पहली बात, हर नेशन, हर राष्ट्र जो है उसको आत्मनिर्भर होना होगा। आत्मनिर्भर होता है वो जहां तक जब उसकी रक्षा की बात आती है, यानी कि पश्चिम की तरफ से युद्ध से पहले यूक्रेन के लिए तमाम पक्ष में बातें की जाती रही थी, लेकिन अंततः जब यूक्रेन पर हमला हुआ तो कोई सीधे तौर पर उसकी रक्षा में लड़ने तो आया तो नहीं। कुछ लोगों ने हथियार भिजवा दिए, कुछ लोगों ने राहत सामग्री भिजवा दी, लेकिन जो असली जान माल का नुकसान है वो यूक्रेन के लोगों को अकेले उठाना पड़ रहा है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी अलायंस, जो कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के कई देशों में से मिलकर बना एक मिलिट्री अलायंस है, वहां का भी कोई सैनिक, उस ट्रीटी का कोई सैनिक, उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई सैनिक यूक्रेन के लिए जाकर तो आज रूस से नहीं लड़ रहा। तो फिर दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो कि इस भरोसे मानते रहे हैं कि अमेरिका या नेटो उनकी रक्षा करेगा अगर कभी उन पर हमला हुआ। उन्होंने अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर को सीमित रखा है। ऐसे जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, वो देख रहे होंगे कि ये जो फैलेसी है, फैलेसी यानी इस बात का विश्वास होना जो अंततः गलत विश्वास साबित हो कि उनकी रक्षा कोई करेगा, लेकिन गलत विश्वास साबित हो रहा है कि अंततः रक्षा आपको अपनी खुद ही करनी पड़ती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 1962 का जब भारत चीन युद्ध था, तब मॉस्को के पास, रूस के पास ये समय नहीं था कि वो भारत के समर्थन की बात करे। कई लोग आज के दौर में भूल जाते हैं, वो कहते हैं कि रूस और भारत बहुत पुराने मित्र हैं। बहुत हद तक ये बात ठीक भी है अगर हम इस बात को नजरअंदाज कर दें कि अंतर्राष्ट्रीय मसलों में मित्र और विपक्षी नहीं होता है। असल बातें होती हैं कि आपके देश का हित किन बातों से सध रहा है और साथ में आपके देश के आदर्श क्या हैं। यही दो बातें साथ में काम करती हैं। अधिकतर मसलों पर अतीत में रूस और भारत ने बहुत साथ में काम किया है, खासतौर पे पाकिस्तान के साथ जब भारत का युद्ध हुआ। लेकिन जब 1962 में चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ था तो रूस ने भारत की कोई सहायता नहीं की थी। अमेरिका ने नैतिक और कुछ हथियारों के साथ, वेपन्स के साथ सहायता की थी। मिलिट्री हेल्प अमेरिका ने भी नहीं दी थी। तो अमेरिका ने, संपादकीय कहता है, अमेरिका ने मॉरल और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था, यानी मुख्यतः एक नैतिक वो कि रूस चीन का हमला गलत है, इसको साफ साफ बोला था, और लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया था कि किस प्रकार से इस हमले का सामना किया जा सकता है। मिलिट्री हेल्प जो भारत ने मांगी थी, ऐसा कई दस्तावेजों में दर्ज है, वो अमेरिका ने नहीं दी थी। 1965 के युद्ध को आते आते भारत क्योंकि 1962 में सबक सीख चुका था, तो माना जाता है कि जब 1965 में वहां से अयूब खान साहब जिब्राल्टर, ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च करके सोच रहे थे कि अरे वही भारत जो 1962 में चीन से हारा है उसको 65 में हम भी हरा देंगे। 65 में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी क्योंकि भारत ने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाया था, कई मामलों में आत्मनिर्भर हुआ था, और पाकिस्तान का सामना भारत अच्छे से
कर पाया। और वही मामला आगे बढ़कर 1971 में भारत ने एक तरफा जीत हासिल की, जब भारत की सहायता से बांग्लादेश नाम के एक आजाद मुल्क का उदय हुआ पाकिस्तान से टूटकर। उसके बाद 1974 में भारतीय लीडरशिप ने, भारतीय नेतृत्व ने पहली बार ये तय किया, तमाम प्रेशर्स के बावजूद, कि भारत एक न्यूक्लियर ताकत बनेगा। भारत ने पहला अपना विस्फोट 1974 में किया, और क्योंकि 1974 से जो डाटा मिला था वो बहुत लिमिटेड था, तो एग्जैक्ट साबित करने के लिए कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, 1998 में दूसरी बार न्यूक्लियर बमों का विस्फोट किया गया। तो एक बार इंदिरा गांधी के कार्यकाल में और दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भारत ने 2 बार न्यूक्लियर परीक्षण करके दुनिया को ये दिखलाया कि हम एक समर्थ न्यूक्लियर ताकत भी है। तो लेकिन उसके बाद संपादकीय कहता है कि 2 जब न्यूक्लियर कैपेबल नेशंस हो, हमारे पास भी न्यूक्लियर हथियार हैं, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर हथियार हैं, तो ऐसे में न्यूक्लियर हथियार डेटरेंट तो हो सकते हैं। डेटरेंट यानी कि उसको पता रहेगा कि हम भी न्यूक्लियर बम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अपना न्यूक्लियर बम इस्तेमाल नहीं करेगा। हमको पता है कि वो भी न्यूक्लियर बम इस्तेमाल कर सकता है, तो हम भी नहीं करेंगे। तो दोनों में एक डेटरेंस रहेगा। लेकिन इससे ये नहीं है कि जो कन्वेंशनल पावर है, जो आमतौर पर पारंपरिक लड़ाई के साजो सामान है, उसकी जरूरत अपनी जगह बनी रहेगी, उसमें पिछड़ना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा संपादकीय कहता है। यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए डिफेंस का रिसर्च और डेवलपमेंट में हमें मतलब ये इनएस्केपेबल है, हम इससे मुक्ति नहीं पा सकते कि हम बाजार से ही या दुनिया भर के जो देश बेहतर हथियार बनाते हैं हम उनसे खरीद लेंगे और खुद डेवलप नहीं करेंगे। ये आइडिया ठीक नहीं है। हम इस सच से नहीं निकल सकते कि हमें खुद ही डेवलप करना होगा। भारत यूक्रेन के मसले पर यूनाइटेड नेशंस में कुछ नहीं बोला, भारत एब्सटेन कर गया, एब्सेंट रहा। इसके तमाम अर्थ जो हैं उसमें से एक अर्थ ये भी है कि भारत बहुत हद तक हथियारों के मामले में रूस पर आश्रित भी है। तो भारत ऐसी स्थिति में क्यों विवाद मोल ले, ऐसा भारत के रियल पॉलिटिकल लोगों का मानना है। तो फिर इस बात से एक और सीख ये भी मिलती है कि हमें वो डिपेंडेंस को कम करना चाहिए, और डिपेंडेंस केवल रूस पे नहीं है। अब हम हथियारों का जिक्र करते हैं। तो जब शीत युद्ध का अंत हुआ तो भारत ने, जो भारत की निर्भरता बहुत अधिक रूस पर थी, उस निर्भरता को धीरे धीरे कम करने की कोशिश भारत ने 90 के दशक से ही शुरू कर दी। 1991 में रूस का पतन होता है, 15 नए मुल्क धीरे धीरे बन जाते हैं। भारत दूसरे देशों से भी अपने हथियार खरीदना शुरू करता है। तो हम जानते हैं मिग विमान है, एंटोनोव है। एंटोनोव अगर आप नाम सुन रहे हैं, जो भारत का ट्रांसपोर्ट कैरियर है, एयरक्राफ्ट, एंटोनोव यूक्रेन में ही बनता था। तो एंटोनोव है, सुखोई विमान हम जानते हैं, S-400 हम जानते हैं, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो रूस से भारत खरीद रहा है। चीन भी रूस से ले रहा है, बट भारत रूस से खरीद रहा है। S-400 सिस्टम दुनिया के सबसे उन्नत मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से माना जाता है, जो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों से भी बचाता है और तमाम तरह के एयर से आने वाले किसी भी हमले से भारत की रक्षा करने में सक्षम है, सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है। S-400, T-90 टैंक, रॉकेट लॉन्चर, काइलो क्लास सबमरीन। काइलो क्लास सबमरीन या किलो क्लास सबमरीन जो है कौन से देश से आई है? रूसी सबमरीन है ये। तो ये तमाम हमने देखा, मिग विमान, सुखोई विमान, S-400, काइलो क्लास सबमरीन, ये सब चीजें, चाहे पनडुब्बी हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे टैंक हो, चाहे फाइटर जेट हो, हम बहुत उन्नत तो ले रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे देश से ही तो ले रहे हैं। तो यहां पर हमारी डिपेंडेंस लगातार उन पे बनी हुई है। इसके अलावा भारत अपने जो सबसे पहली लेयर, पहली रेखा के जो हथियार हैं जिन पर भारत आश्रित है अपने पहली रेखा के डिफेंस के लिए, उनमें भी देखते हैं कि अधिकतर विदेशी साजो सामान ही है। जैसे भारतीय एयरफोर्स जो है वो अमेरिकी C-17 और C-130J हरक्यूलिस हवाई जहाजों पर निर्भर है। किस चीज के लिए? ट्रांसपोर्ट के लिए, यातायात के लिए, मतलब सैनिकों को किसी बहुत दुर्गम स्थल पर उतारने के लिए, बहुत तेजी से उतारने के लिए, साजो सामान पहुंचाने के लिए जिन प्लेन्स पे हम निर्भर हैं वो अमेरिकी हैं। इसके अलावा जो हमारे अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स हैं, चाहे चिनूक हो, चाहे अपाचे हो, ये भी विदेशी हैं। इसके अलावा भारत अमेरिकी कंपनी बोइंग का P-81 लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट ले रहा है अपनी समुद्री सीमा रेखा की रक्षा के लिए। तो ये तमाम जो हथियार हैं, ये बताता है कि हमारी निर्भरता बहुत अधिक जो है वो विदेशी साजो सामान पे है। बात वही नहीं रुकती, चाहे इंडियन एयरफोर्स ने जो 2 विमान खरीदे, एक विमान का नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, राफेल विमान।
तो राफेल विमान हमने कहाँ से खरीदे? बहुत उन्नत विमान है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कहाँ से आ रहे हैं? ये फ्रांस से आ रहे हैं। उसी प्रकार मिराज विमान भी हैं, वो भी फ्रांस से खरीदे गए। जगुआर जो हैं वो खरीदे गए कहाँ से? ब्रिटेन से खरीदे गए। इजराइल से भारत ने बहुत अधिक संख्या में ड्रोन खरीदे हैं, और यहाँ तक कि राइफल्स भी, बेसिक इन्फेंट्री भी हम विदेशों से इंपोर्ट करने पर निर्भर हैं। भारत ने बीच में इंसास राइफल बनाई थी, वो भारत की स्वदेशी थी, लेकिन देखा गया कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है और दुनिया में बहुत उन्नत बंदूकें अब बन रही हैं। तो उन छोटी छोटी चीजों के लिए भी हम विदेशों पर निर्भर हैं। तो ऐसे में संपादकीय कहता है कि देखिए, अमेरिका के साथ आपने कई फाउंडेशनल एग्रीमेंट पिछले कुछ सालों में साइन कर लिए हैं। कई फाउंडेशनल एग्रीमेंट हैं जिसमें आप लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी एक दूसरे को ले दे सकते हैं, लेकिन फिर भी सॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस मुहावरेदार भाषा है। इसका मतलब यह है कि एक तलवार आप पर हमेशा लटकती रहती है। क्यों? जैसे उदाहरण के तौर पर अमेरिका का एक कानून है काटसा, यानी कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। अमेरिकियों के दुश्मन पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, इस कानून का मतलब ये हुआ। तो काटसा एक्ट के अंतर्गत होता क्या है कि अमेरिका जिन भी देशों को इस एक्ट के अंतर्गत, जैसे कि रूस हुए, ईरान हुए, नॉर्थ कोरिया हुआ, अपना दुश्मन देश घोषित कर देता है, तो कोई भी देश अगर इन देशों के साथ अपने मिलिट्री संबंध स्थापित करता है, कोई मिलिट्री चीज खरीदता है, तो उन देशों पर अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है। आप कहेंगे अमेरिका के प्रतिबंध लगाने का क्या फर्क पड़ेगा? फर्क बहुत पड़ता है। वीजा, मास्टरकार्ड, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब अमेरिकी कंपनियां हैं। जब अमेरिका बैन लगाता है तो इन सब कंपनियों पर भार बढ़ जाता है कि वो भारत में या जिस भी देश पर प्रतिबंध लगाया गया है उस देश में अपनी सेवाएं रोक दें। तो फाइनेंशियल सर्विसेज से लेकर इंटरनेट सर्विसेज तक बहुत कुछ जो है वो निर्भर है अमेरिकी कंपनियों पर। इसके अलावा अमेरिका की वित्तीय दुनिया में, फाइनेंशियल दुनिया में भी एक इंपॉर्टेंट पहुंच है। बहुत सारे लोग ट्रेजरी, मतलब पूरा जो मार्केट का इकोसिस्टम है वो अमेरिकी सिस्टम से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, चाहे ट्रेजरी बॉन्ड हो, चाहे डॉलर हो, ये सब बातें। तो इस प्रकार के जो कानून है वो हमेशा एक तलवार बनकर लटक रहे होते हैं भारत जैसे देशों पर, कि अगर कल को इस कानून का उपयोग भारत के खिलाफ किया गया तो भारत की जो तमाम तरह की निर्भरता हमने देखी वो खतरे में आ जाएगी, और वो खतरे में आने का मतलब होगा भारत की सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। तो यानी कि अंत में बढ़ने से पहले संपादकीय कहता है कि इसलिए अगर कोई पूछता है कि भारत यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में कई मसलों पर चुप क्यों हो जाता है या एब्सेंट क्यों हो जाता है, तो उसको समझना चाहिए कि कई वजहों में से एक वजह ये भी है कि भारत की जो अपनी सुरक्षा है वो बहुत अलग अलग देशों पर डिपेंडेंट है, और भारत ऐसे में उतनी मुखरता से कई मसलों पर अपना विरोध दर्ज नहीं करा पाता है या समर्थन दर्ज नहीं करा पाता है जितनी मुखरता से वो कराना चाहता है। तो अंत की ओर बढ़ते हुए संपादकीय क्या कहता है कि 5वीं शताब्दी बीसी में, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो ग्रीक हिस्टोरियन साहब कह रहे थे वो बिंदु यूक्रेन का युद्ध साफ तौर पे प्रकट करता है कि यूक्रेन एक कमजोर देश था, तो आज रूस उसको निगल लेने को आतुर है। ऐसे में भारत को आत्मनिर्भर होना होगा, खास तौर पर अपनी सुरक्षा नीति को दृढ़ करने के लिए, अपने सीमा सुरक्षा को, अपनी आंतरिक सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए। तो ये था आज का संपादकीय। मिलते हैं कल एक नए संपादकीय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।